मिस्टर फ्लॉक मेरे मोहसिन हैं। बरसों से मैं इनका मकरूज था। शुक्र है आज इनके एहसान का बोझ किसी कदर कम हो गया। मैंने नर्म लहजे में कहा, मैं आपसे दरखास्त करता हूँ प्रोफेसर ज़ारा कि मेरी ज़ात को मौजूए बहस न बनाएं। मैं दिल ही दिल में पेचोताब खा रहा था। क्लारा ने कहा, इसमें मौजूए बहस बनाने की क्या बात है मिस्टर फ्लॉक। फिर वो बट से बोली, हाँ प्रोफेसर, आप बताएं कि मिस्टर फ्लॉक ने आप पर क्या एहसान किया था। मैं दहल कर रह गया। बट पहले ही मेरे बारे में ऐसे ऐसे झूठ बोल चुका था कि शैतान भी सुनता तो कान दबाकर भाग जाता, और अब मालूम नहीं वो और क्या कहने वाला था। मैं कहर दरवेश बरजान दरवेश के मिस्ताक दांत पीसते हुए ड्राइव करता रहा। बट ने अपने नए झूठ का आगाज करते हुए कहा, कारोबारी रकाबत दुनिया के हर मुल्क में मौजूद होती है। जिन दिनों लॉरेंस ऑफ अरेबिया बन रही थी, उन्हीं दिनों मैंने मेकअप का फन नया नया सीखना शुरू किया था। मुझे चूंकि ये फन सीखने का खप था, इसलिए मैंने बहुत जल्द बहुत से डायरेक्टर्स की तवज्जो अपनी तरफ मबसूल करवा ली। इस फील्ड में पहले से मौजूद लोगों को मेरी कामयाबियां एक आंख न भाईं, और एक रोज मुझे एक सुनसान गोशे में 4 गुंडों ने घेर लिया। ये कहते ही बड खामोश हो गया। क्लारा ने चंद लम्हे इंतजार करने के बाद बड़ी बेचैनी से पूछा, फिर क्या हुआ? उसका इश्तियाक लहजा ब लहजा बढ़ता ही जा रहा था। बर्ड ने कहा, वो चारों मुसल्ला थे। उनके हाथों में खौफनाक रिवॉल्वर दबे हुए थे और उनके अंदाज से दरिंदगी जाहिर हो रही थी। मुझ जैसे मुन्हनी शख्स के लिए तो उनमें से एक भी कम न था, और उन्हें मेरे मुकाबले पर आने के लिए किसी हथियार की जरूरत भी नहीं थी, मगर उनका मकसद मुझे खौफजदा करना था, जो उन्हें हासिल हो चुका था। खौफ से मेरी घिघी बंधी हुई थी। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैं आइंदा हॉलीवुड की हुदूद में दिखाई दिया तो मेरी टांगें तोड़ दी जाएंगी। सच्ची बात यह है कि मुझे अपनी टांगें उस वक्त भी अजीज थीं और आज भी अजीज हैं। मैंने उनसे वादा कर लिया कि आइंदा वहां नजर नहीं आऊंगा। वो लोग वापसी के लिए पलट ही रहे थे कि कहीं से मिस्टर फ्लॉक नमूदार हो गए। ये शायद हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन चुके थे। उन्होंने उन गुंडों को सुनाने के लिए बुलंद आवाज में कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे प्रोफेसर ज़ारा। क्लारा ने बड़ी बेसाख्तगी से पूछा, तो क्या तुम उस वक्त भी प्रोफेसर हुआ करते थे? बर्ड बुरी तरह झेप गया, मगर बड़ा ही ढीठ आदमी था। बर्ड ने क्लारा को घूरते हुए कहा, अगर अब तुम बीच में बोली तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। क्लारा हकलाकर बोली, मैं वादा करती हूँ अब कुछ नहीं बोलूंगी। बर्ड ने कहना शुरू किया। चारों गुंडे इस दखलंदाजी पर हैरान रह गए और मेरी रूह फना हो गई। मैं उनसे जान छुड़ाना चाह रहा था। चुनाचे मैंने मिस्टर फ्लॉक से कहा कि मैं तो अब एक दिन भी हॉलीवुड में नहीं रुकूंगा। मिस्टर फ्लॉक उस वक्त जवान बल्कि नौजवान थे। इनकी दखलंदाजी को उन चारों ने भी उनकी जज्बातियत पर महमूल किया। उनके वहम गुमान में भी नहीं हो सकता था कि वो 4 तजुर्बेकार गुंडे मुसल्ला होते हुए भी एक 16 साला नौजवान से शिकस्त खा जाएंगे। उन्होंने मिस्टर फ्लॉक का मजाक उड़ाना शुरू किया, मगर मिस्टर फ्लॉक के अंदाज में जो वक़ार था वो रफ्ता रफ्ता उनके आसाब पर सवार हो रहा था। फिर उनमें से एक गुंडा मिस्टर फ्लॉक पर हमला कर बैठा। हम में से कोई भी नहीं देख सका था कि उसका रिवॉल्वर मिस्टर फ्लॉक के कब्जे में किस तरह पहुंचा। हमें तो बस इतना नजर आया कि मिस्टर फ्लॉक उसके रिवॉल्वर से फायरिंग कर रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद है उन्होंने सिर्फ 4 फायर किए थे और उनमें से हर एक की एक टांग जख्मी हो गई थी। पलक झपकते ही बाजी उलट गई। मिस्टर फ्लॉक ने रिवॉल्वर के जोर पर बकिया तीनों अफराद को भी गैर मुसल्ला कर दिया। वो जख्मी होने के बाद बुरी तरह तड़प रहे थे, मगर मिस्टर फ्लॉक को उनकी जर्रा बराबर परवाह न थी। उन पर तवज्जो देने की बजाय वो मेरी तरफ मुड़े। रिवॉल्वर बदस्तूर इनके हाथ में दबा हुआ था। इन्होंने मुझसे पूछा कि अब मेरा क्या ख्याल है। मुझसे ये सवाल करते वक्त इनके होंठों पर मुस्कुराहट थी और लहजा भी बेहद नर्म था, मगर मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी खौफनाक भेड़िए के मुकाबिल खड़ा हूं। मेरे आसाब जवाब देते जा रहे थे। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, मगर जबान ने मेरा साथ न दिया। मेरा हलक खुश्क और सर भारी हो रहा था। मिस्टर फ्लॉक और चारों गुंडे मुझे धुंधले दिखाई देने लगे थे। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर अपने हवास बरकरार रखने की कोशिश की, मगर यह मुमकिन नहीं हो सका और मैं होशो हवास से बेगाना हो गया। बेहोश होने से कबल आखिरी बात जो मुझे याद है वो ये है कि मिस्टर फ्लॉक झपटते हुए मेरी तरफ बढ़े थे। बर्ड एक बार फिर खामोश हो गया। उस कमबख्त ने अपने अंदाज़े बयान से ऐसा समा बांध दिया था कि क्लारा तो एक तरफ रही, खुद मैं भी महव हो गया था। हालांकि मुझे मालूम था कि वो निरी बकवास कर रहा है। क्लारा ने बर्ड की खामोशी को तूल पकड़ते देखकर उसे टोका। फिर क्या हुआ? बर्ड ने कहा, मैं ज्यादा देर बेहोश नहीं रहा, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरा सर मिस्टर फ्लॉक के जानों पर रखा हुआ है। ये मेरे मुंह पर पानी के छींटे मार मार कर मुझे होश में लाए थे। इनके एक हाथ में बदस्तूर रिवॉल्वर मौजूद था, जिससे इन्होंने उन चारों को कवर कर रखा था। मुझे होश में आते देखकर मिस्टर फ्लॉक मुस्कुराए, मुझे तसल्ली दी और कहा वो मेरे दुश्मनों को सबक देकर दम लेंगे।
उन्होंने मेरे सामने उन चारों से पूछा कि उन्होंने ये हरकत क्यों की थी। जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो मिस्टर फ्लॉक ने वहीं उन पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया और उनकी जबान खुलवा कर दम लिया। उन्होंने जिस शख्स का नाम लिया उसे सुनकर मैं सख्त हैरान रह गया। वो एक सीनियर मेकअप मैन था और वो मेरे साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आता था। मैंने उन लोगों की बात पर यकीन करने से इनकार कर दिया, मगर मिस्टर फ्लॉक इस तरह मुस्कुरा रहे थे जैसे मैं कोई अहमक बच्चा हूँ। बात के हालात ने साबित किया कि मैं वाकई अहमक था। उम्र में मुझसे कहीं कम होने के बावजूद मिस्टर फ्लॉक उस वक्त भी तजुर्बे के एतबार से मुझसे बहुत आगे थे। ये उसी वक्त मुझे अपने साथ लेकर उस मेकअप मैन के पास गए और भरे पूरे स्टूडियो में उसे पकड़ लिया। उसने पहले तो इस इल्जाम को तस्लीम करने से इनकार किया, मगर मिस्टर फ्लॉक ने सैकड़ों अफराद के सामने उस पर हाथ छोड़ दिया। उन्होंने बड़ी बेदर्दी से उसकी पिटाई की और आखिरकार उसे तस्लीम करना पड़ा कि उन चारों गुंडों को उसने भेजा था। वो मेरी तरफ से शदीद खतरा महसूस कर रहे थे, इसलिए कि मैं मुस्तकबिल में उसकी जगह ले सकता था। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, जिसे मैं अपने साथ सबसे ज्यादा मुखलिस समझा करता था। जब उसने ही मेरे साथ ये सलूक किया तो मैं किसी और पर कैसे भरोसा कर सकता था। बहरहाल मिस्टर फ्लॉक ने यहीं पर बस नहीं किया। इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। चारों गुंडों के साथ वो मेकअप मैन भी गिरफ्तार हो गया। मिस्टर फ्लॉक ने बरसरेआम ऐलान किया कि अगर आइंदा किसी ने मेरी तरफ आंख उठाकर देखा तो उसका अंजाम बड़ा इबरतनाक होगा। बस उसके बाद फिर किसी में मुझसे उलझने की हिम्मत न हुई। अगर उस रोज मिस्टर फ्लॉक बर वक्त मुदाखलत न करते तो आज कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ होती। क्लारा सन्नाटे के आलम में बैठी थी। उसने भर्राई हुई आवाज में पूछा, उसके बाद फिर कभी मिस्टर फ्लॉक से तुम्हारी मुलाकात तो नहीं हुई? बट ने कहा, कुछ दिनों तक तो मिस्टर फ्लॉक नजर आते रहे, फिर ऐसे गायब हुए कि आज नजर आए। इन बरसों के दौरान मैंने मुतअद्दिद बार मिस्टर फ्लॉक के बारे में मालूम करने की कोशिश की, मगर कुछ मालूम ना हो सका। अगर भूल जाता तो मुझसे बड़ा एहसान फरामोश रूए जमीन पर कोई ना होता। आज जब मैंने इन्हें अपने घर के दरवाजे पर देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। अब तो मैं गोशानशीनी की जिंदगी बसर कर रहा हूँ। मैंने हर किस्म के कामों में दिलचस्पी लेना तर्क कर दिया है। मिस्टर फ्लॉक को मेरे बारे में किस तरह इल्म हुआ उसके बारे में तो खुद यही बता सकते हैं। मेरे बहुत पूछने पर भी इन्होंने कुछ नहीं बताया। ताहम जब इन्होंने मुझसे कहा कि इनकी एक दोस्त को कुछ लोगों की तरफ से खतरा है और मुझे उसका मेकअप करना है तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरे जिस्म का रुआं रुआं मुसर्रत से सरशार हो गया। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि मुझे मिस्टर फ्लॉक का एहसान चुकाने का मौका मिल सकेगा। इस तरह तुम्हारा मेकअप करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एजाज है। मैं दिल ही दिल में बट की जहानत को सराहे बगैर न रह सका। कमबख्त ने कहां से कहानी शुरू की थी और कहां लाकर खत्म की। अगर वो ये मनगढ़ंत कहानी न सुनाता तो क्लारा यही सोच सोच कर परेशान होती रहती कि कहीं बर्ड एगलर से मुखबरी न कर दे। न सिर्फ खुद परेशान होती बल्कि मेरा भी नाक में दम किए रखती। मैं उसे मुतमईन करने की लाख कोशिश करता मगर इतना भरपूर तासुर नहीं दे सकता था। क्लारा बट की कहानी से बहुत मुतासिर नजर आ रही थी और महज इसी एक बुनियाद पर मैंने बट को माफ कर दिया, वरना मैंने तो सोचा यही था कि मौका मिलने पर उसे दरोग गोई की सख्त सजा दूंगा। बट ने कहा, तुम्हारा मेकअप मुकम्मल हो चुका है, लो आईना देख कर तसल्ली कर लो कि अब तुम्हें कोई नहीं पहचान सकेगा। बट ने उसकी तरफ एक आईना बढ़ाया। क्लारा ने बट से आईना लेकर देखा और उसके मुंह से चीख निकल गई। बोली, ये तुमने मेरे चेहरे को क्या कर दिया है? मेरे नक्शो निगार किस कदर भद्दे हो गए हैं, मुझे तो खुद से खौफ आ रहा है। बट ने उससे आईना वापस लेकर संदूकची में वापस रखते हुए कहा, इस वक्त तुम्हें इसी किस्म के मेकअप की जरूरत थी। तुमने देखा तुम्हारे नक्शो निगार बगैर किसी प्लास्टिक के टुकड़े के कितने बदल गए। ये सब मेरे इजाद करदा एक लोशन का कमाल है जिसके लगाने से जिल्द पर वरम आ जाता है। बस इसमें एक खामी है जिस पर मैं काबू नहीं पा सका। जिस वक्त ये लोशन जिल्द पर लगाया जाता है उस वक्त शदीद जलन होती है। क्लारा ने बेसाख्ता कहा, मगर मैंने तो कुछ भी महसूस नहीं किया। उस वक्त तक मैं कार रोक चुका था। बर्ड ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा, इसीलिए तो इस खाकसार को प्रोफेसर का खिताब मिला है। मैं ये लोशन इस्तेमाल करते वक्त ऐसी कहानियां सुनाता हूँ जिनमें खोकर आदमी सब कुछ भूल जाता है। क्लारा का उठा हुआ हाथ उठा रह गया। बर्ड अपनी बात मुकम्मल करके बड़ी तेजी से कार से उतर कर जा चुका था और उसके साथ ही मैं कार को दोबारा हरकत में ले आया। क्लारा ने भर्राई हुई आवाज में मुझसे कहा, प्रोफेसर ज़ारा की आखिरी बात मेरी समझ में नहीं आई। मैंने कहा, वो एक खपती आदमी है, जो कुछ उसने कहा उसे भूल कर हाल में वापस आ जाओ। और हाल ये है कि अब तुम नाजुक अंदाम क्लारा नहीं बल्कि मोटे नक्शो निगार वाली एक अफ्रीकी औरत हो। क्लारा ने नर्वस अंदाज में हंसते हुए कहा, मैं समझती हूँ, लेकिन अब ये कार हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। मैंने कहा, बेफिक्र रहो, इससे तो हम अभी पीछा छुड़ा लेंगे। मैंने कपड़ों के एक स्टोर के सामने कार रोकते हुए कहा, यहाँ से तुम अपने लिए चंद मामूली से जोड़े खरीद लो
इसलिए कि अब हम जिस इलाके में रहेंगे वहां तुम्हारा ये फाखिराना लिबास हमारे लिए मसाइल खड़े कर देगा। स्टोर से चंद जोड़े खरीदने के बाद हम एक टैक्सी में बैठकर अपनी नई रिहाइश गाह पहुंच गए। शिगुराई की एक मज़ाफ़ाती बस्ती में वाक़ई ये मकान अपने महल वक़ू के एतबार से बेहतरीन था। ये बस्ती के शुरू में था और लबे सड़क वाक़ था, लिहाजा यहाँ मोहल्ले वालों की निगाह में आने के इम्कानात कम से कम थे, वरना उससे आगे तंग और पुरपेच गलियाँ और कच्चे मकानात और झुग्गियों के सिलसिले थे, जहाँ तखलिया नामी शय के अलावा दुनिया की हर शय का वजूद मुमकिन था। क्लारा ने घूम फिर कर घर के एक एक गोशे का जायजा लिया। मैं उसे बड़े गौर से देख रहा था। मेरा ख्याल था कि वो अपनी नापसंदीदगी का इजहार करेगी। जितनी आसाइशों के दरमियान मैं उसे जिंदगी बसर करते देख चुका था, उसके पेश नज़र उस मकान को नापसंदीदगी की निगाह से देखना कोई ऐसी ताज्जुब खेज बात भी नहीं थी। मगर मैं बावजूद कोशिश के उसके चेहरे पर नापसंदीदगी का कोई तासुर तलाश न कर सका। क्लारा ने मेरी हैरत में इजाफा कर देने वाला तबसरा किया। बोली, तुमने बहुत उम्दा जगह का इंतखाब किया है। मैंने कहा, ये सोफा सेट देख रही हो, मलिका विक्टोरिया के दौर का लगता है और गालिबन उसी दौर से इसकी सफाई करने की जहमत भी नहीं की गई। जितना वजन इसका अपना होगा उससे शायद कुछ ही कम इसमें से गर्द बरामद होगी। और वो जो दूसरे कमरे में मसहरी बिछी है, मुझे यकीन है कि उसमें हजारों नहीं तो सैकड़ों की तादाद में खटमल जरूर होंगे। मालूम नहीं कब से उन्हें ग़िज़ा नहीं मिली होगी। क्लारा हंसने लगी। बोली, मैं सब कुछ देख चुकी हूँ और बहुत मुतमईन हूँ। अगर तुम ऐसी किसी जगह का इंतखाब न करते तो मुझे तुम्हारी कुव्वत फैसला पर शक होने लगता। मैं बड़बड़ाया, कहा, तुम तो मुझे हैरान किए दे रही हो क्लारा। मैं तो समझ रहा था कि तुम्हें कायल करने के लिए मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। कहाँ वो शाहाना ख्वाबगाह और कहाँ ये टूटा फूटा सा मकान और साजो सामान। क्लारा ने कहा, मैं इसराइली सीक्रेट सर्विस में काम कर चुकी हूँ। मैं बुरी तरह चौंक पड़ा, मगर वो मेरे तासुरात से बेनियाज कह रही थी। मुझे यकीन है कि तुम्हारे लिए ये बात नई नहीं होगी कि एक सीक्रेट एजेंट को हर किस्म की जिंदगी गुजारने की तरबियत दी जाती है। मैं मुतअद्दिद ममालिक में इसराइल के लिए मुहिमात अंजाम दे चुकी हूँ। कई बार मरते मरते बची हूँ और बाज़ औक़ात इतने ख़राब हालात में गुजारा किया है जिनका शायद तुम तसव्वुर भी ना कर सको। ये इत्तला वाकई हैरानकुन थी कि वो इसराइली सीक्रेट सर्विस में रह चुकी है। तो फिर सवाल ये पैदा होता था कि वो एग्लर में किस तरह आई। मैंने उससे ये सवाल पूछ ही लिया। क्लारा ने कहा, यह बात अहमियत की हामिल है। इसराइली सीक्रेट सर्विस की अपनी एक अहमियत है। एग्लर लाख मुनज़्ज़म सही, मगर किसी भी मुल्क की सीक्रेट सर्विस की गर्द को भी नहीं पहुंच सकती। दरअसल चंद मुहिमात में इत्तेफाकन मुझे रैंडल के साथ काम करने का मौका मिला। मैंने क्लारा की बात काट कर कहा, कौन रैंडल? इसलिए कि क्लारा की नज़र में रैंडल मेरे लिए अजनबी था। जवाब में क्लारा ने रैंडल के बारे में मुझे उन तफसीलात से आगाह किया जो पहले से मेरे इल्म में थी। मैंने भी हर बात इतने गौर से सुनने का मुजाहरा किया जैसे मेरी मालूमात में गिरा कदर इजाफा हो रहा हो। वो बोली, मैंने और रैंडल ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और फुर्सत निकालकर हमने मिलना शुरू कर दिया। इसी दौरान में ओलिव हार्वर्ड मारा गया और रैंडल को एग्लर कायम करने की सूझी। मैंने उसके ख्याल की तायद की। अगर उस वक्त मुझे मालूम होता कि नौबत यहाँ तक पहुँच जाएगी तो मैं उसकी सख्त मुखालफत करती। रैंडल ने एग्लर की दाग बेल डाली और मुझसे भी अपनी तंजीम में शमूलियत की दरख्वास्त की। मैं इस लालच में आ गई कि यहाँ मेरी अहमियत बहुत ज्यादा होगी। आखिर एग्लर के सरबराह से मेरे देरीना और ज़ाती मरासिम थे। मैंने कोशिश की कि सरकारी सतह पर मेरी खदमात एग्लर को मुंतकिल कर दी जाएं, मगर मुझे बताया गया कि ये मुमकिन नहीं है। अलबत्ता अगर मैं चाहूँ तो सीक्रेट सर्विस से मुलाजमत छोड़कर एग्लर में शमूलियत इख्तियार कर सकती हूँ। मैं ये हिमाकत कर गुजरी और आज अपनी उस हिमाकत को भुगत रही हूँ। मैंने कहा, तुम इसे हिमाकत क्यों कह रही हो जबकि तुम एक अहम ओहदे पर फायज हो? वो बोली, मैंने कहा ना, मैं लालच में आकर मारी गई। रैंडल को एक बड़ी तंजीम का सरबराह होने का एजाज हासिल हुआ तो उसने परपुर्जे निकालने शुरू कर दिए। बहुत जल्द उसका दिल मुझसे भर गया और मेरी हैसियत महज एक मशीन और उसके नायब की सी होकर रह गई। और ये कोई ऐसी हैसियत नहीं जिसकी तमन्ना की जाए, इसलिए कि उसके नायबीन की तादाद बहुत है। नायब वो कहलाता है जो एग्लर की किसी शाख का सरबराह होता है, जैसे मैं शिगुराई शाख की सरबराह थी। रैंडल रियायत बरतने का आदी नहीं है। सजाए मौत देना तो उसके मामूलात में शामिल है। उसने दरगुजर करना तो सीखा ही नहीं है। अब तक कई शाखों के सरबराह सजाए मौत पा चुके हैं, हालांकि इब्तिदा में वो ऐसा नहीं था। क्लारा ने जो जोड़ा उतारा था उसकी मदद से चीज़ों की झाड़ पोंछ शुरू कर दी और मैंने बौखलाकर कहा, ये तुम क्या कर रही हो? क्लारा बोली, सफाई कर रही हूँ। अगर नहीं करूंगी तो क्या हम गर्द गुबार के इस तूफान में रहेंगे? मैं सोच में पड़ गया। वो ठीक कह रही थी। मौजूदा सूरत हाल में वहां रहना तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन मैं क्लारा से जरूरी बातें कर रहा था।
घर की सफाई तवील दौरानिये का काम था और मैं जल्द अज जल्द ज्यादा बातें मालूम कर लेना चाहता था। इससे कबल डेविड रेयान ने मुझे कीमती मालूमात फराहम की थी। डेविड रेयान जो एगलर की गोइटे हिल शाख का सरबराह था। अगर वो जबान न खोलता तो मैं इतनी जल्द मादाम क्लारा तक नहीं पहुंच सकता था। कुछ बातें निकिता ने भी बताई थी, उसकी जबान तहजीब ने खुलवाई थी। उस पर तशद्दुद करना मेरे लिए तो शायद मुमकिन नहीं था। अब मादाम क्लारा काबू में आ गई थी। डेविड रेयान की निस्बत क्लारा ने ज्यादा बहादुरी का मुजाहरा किया था। डेविड जानता था कि उसकी मौत का हुक्म जारी कर दिया गया है। अगर मैंने पहले से हिफाजती इंतजामात न कर रखे होते तो मेरे और तहजीब के साथ वो भी मारा जाता। लेकिन ये सब कुछ जानने के बावजूद वो जबान खोलने पर आमादा नहीं था, हालांकि उसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। एक क्लारा थी जो महज इस बुनियाद पर मुझसे ताउन पर आमादा हो गई थी कि उसे अपनी जिंदगी खतरे में महसूस हो रही थी। एक तरफ ये फर्क एक आम मुजरिम और एक सीक्रेट एजेंट के दरमियान फर्क था, तो दूसरी जानिब ये बात भी थी कि डेविड के मुकाबले में अली यार खान था और क्लारा ने एडम डी फ्लॉक से साजबाज की थी। बहुत मुमकिन था कि अगर मैं अपनी असली हैसियत में होता तो वो मुझसे ताउन न करती। मैंने क्लारा से कहा, फिलहाल सिर्फ जरूरी झाड़ पहुंच कर लो, तफसीली सफाई बाद में होती रहेगी। क्लारा मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई, बोली, बहुत अच्छा मेरे प्यारे असिस्टेंट मैन, मैं इन सोफों को बैठने के लायक बना देती हूँ। मैंने उसकी बात सुनकर बुरा सा मुंह बनाया। बर्ड की छोड़ी हुई हवाइयां न जाने कब तक मेरा पीछा करती रहेंगी। क्लारा ने सोफे झाड़ते हुए कहा, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तुमने लॉरेंस ऑफ अरेबिया में काम किया है। मैंने कहा, और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि एगलर की एक शाख की सरबराह घर गृहस्थी में मसरूफ है। सीक्रेट एजेंट होने पर यकीन करना तो और भी दुश्वार है। क्लारा बोली, जिस वक्त मैंने तुम्हारा साथ देने का फैसला किया था उसी वक्त हर किस्म के हालात से दो चार होने के लिए तैयार हो गई थी। यह भी तो मुमकिन था कि तुम मुझे धोखा दे जाते। मैंने उसे गौर से देखते हुए पूछा, अगर मैं तुम्हें धोखा देने की कोशिश करता तो तुम क्या करती? उसने मुस्कुरा कर कहा, जानना चाहते हो? फिर अपने पर्स में से एक चपटा सा पिस्तौल निकाल लिया। मैंने हैरत से कहा, इसके जोर पर तुम अपना तहफ़्फ़ुज़ करती? ये तो बच्चों का खिलौना मालूम हो रहा है। वो बोली, ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, शुआई पिस्तौल। इससे गोलियों की बजाय मोहलक शुआएं निकलती हैं। मैंने पिस्तौल लेने के लिए क्लारा की तरफ हाथ बढ़ाया, कहा, जरा दिखाना तो। उसने पिस्तौल मेरे हवाले कर दिया। पिस्तौल हाथ में आते ही मैंने एक जोरदार कहकहा लगाया। क्लारा हैरत से मुझे देखने लगी, बोली, तुम हंस क्यों रहे हो? मैंने कहा, मुझे मालूम था तुम्हारे पास जरूर ऐसा कोई हरबा होगा, इसीलिए अब तक तुम्हें छोड़ रखा था, वरना मैं तो एक बर्दा फरोश हूँ। हसीन औरतों को वरगला कर अगवा कर लेता हूँ। उनकी फरोख्त से अच्छी खासी रकम मिल जाती है। ऐश से गुजर बसर हो रही है। क्लारा ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, इसके इस्तेमाल का वक्त गुजर चुका एडम। यकीन करो, अगर तुम कोई बर्दा फरोश हो भी तो तुम्हें इसके इस्तेमाल की जरूरत नहीं। तुम्हारे हाथों मैं हंसी खुशी फरोख्त होने को तैयार हूँ। मैंने डपट कर कहा, बकवास मत करो, तुम मुझे उलझाने की कोशिश कर रही हो, मगर मैं इन चक्करों में आने वाला नहीं हूँ। क्लारा ने उठते हुए कहा, इससे बेहतर तो यह है कि मैं घर की सफाई ही कर डालूं। तुम्हें तो फजूलियात सूझ रही हैं। मैंने संजीदगी से कहा, बैठ जाओ क्लारा, और मुझे एगलर के बारे में मजीद कुछ बताओ। क्लारा मुझे घूरते हुए दोबारा बैठ गई। बोली, ये ऐसी जगह है जहां हम तक कोई नहीं पहुंच सकेगा। मेरी मानो तो बकिया जिंदगी यहीं बसर कर देते हैं। मैंने कहा, जिंदगी यूं ही नहीं गुजर जाती माय डियर क्लारा। जिंदगी गुजारने के लिए रकम की जरूरत होती है, वो कहाँ से आएगी? मैंने कहा, मुझे अंदाजा था कि हमें रकम की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं अपने साथ हीरों का एक हार ले आई हूँ। तुम्हें जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा, मुझे हैरत है कि ये अल्फाज एक सीक्रेट एजेंट के मुंह से अदा हुए हैं। वो बोली, हालात आदमी को मजबूर कर देते हैं एडम, और फिर ये मत भूलो कि बुनियादी तौर पर तो मैं एक औरत ही हूँ। मैंने कहा, मगर मैं नहीं हूँ। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि अपने साथ साथ तुम मुझे भी औरत बना देना चाहती हो। मुझे बताओ कि एगलर का सेटअप क्या है? क्लारा ने एक ठंडी सांस ली, बोली, तुम नहीं मानोगे। खैर सुनो, एगलर का करता धरता रेंडल खुद है। उसका जो जी चाहता है करता है, कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं। मैंने दिल ही दिल में सोचा, इसका मतलब ये हुआ कि डेविड रेयान ने मुझे जो कुछ बताया वो दुरुस्त था। फिर क्लारा से कहा, गोया अगर रेंडल को ठिकाने लगा दिया जाए तो एगलर की कमर टूट जाएगी। क्लारा के जवाब ने मुझे हैरत जता कर दिया। बोली, नहीं, उसके अलावा एगलर के 5 बड़े और भी हैं। मैंने कहा, जो कुछ तुमने बताया है उससे तो ये जाहिर होता है कि उन 5 की हैसियत एक डमी किसी होगी। क्लारा बोली, आम तासुर यही है कि वो 5 जरूर दिखावे के लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं, उनके कुछ मखसूस इख्तियारात हैं। मैंने कहा, तुम आम तासुर के बरखिलाफ इतने यकीन से किस तरह कह रही हो? वो बोली, मैं एगलर की एक आम मेंबर होने के बावजूद एक आम मेंबर नहीं हूँ। मैं उस वक्त से एगलर में शामिल हूँ जब उसका वजूद भी नहीं था।
एगलर के वजूद में आने के बाद भी काफी अरसे तक मैं रेंडल से बेहद करीब रही हूँ। रेंडल ने एगलर के क़याम के लिए जो काविशें की वो भी मेरे इल्म में है, और एगलर का बुनियादी ढांचा जिन खतूत पर उस्तवार हुआ उनसे भी बेखबर नहीं हूँ। मैं आम तासुर के बरक्स बात नहीं करूंगी तो और कौन करेगा। मैंने कहा चलो मान लिया, तुम्हारी मालूमात ज्यादा हैं, उन पांचों के कुछ मखसूस इख्तियारात हैं, लेकिन रेंडल के खात्मे के साथ साथ उनके इख्तियारात भी खत्म हो जाएंगे। क्लारा बोली, तुम रेंडल पर इतना जोर क्यों दे रहे हो? वो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। यूं समझ लो कि वो पांचों सुतून हैं जिन पर एगलर की इमारत कायम है। रेंडल एगलर का सरबराह है, स्याहो सफेद का मालिक है, मगर उसके मरने से तंजीम खत्म नहीं होगी, उसकी जगह कोई और ले लेगा और तंजीम यूं ही चलती रहेगी। मैंने कहा तुम्हारी मालूमात इतनी हैं तो तुम उन पांचों को भी जानती होगी। क्लारा ने कहा क्यों नहीं, मैं उन पांचों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मेरे अलावा शायद चंद ही लोग ऐसे होंगे जो उनसे वाकिफ होंगे। मैंने कहा तो फिर तय हो गया, हम यक के बाद दीगरे उन पांचों को निशाना बनाएंगे और आखिर में रेंडल का सफाया कर देंगे।